हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। लास्ट वीडियो में हम 28 क्वेश्चंस कर चुके हैं और हम क्या कर रहे हैं, यूजीसी नेट का दिसंबर 2024 वाला पेपर कर रहे हैं जो कि 7 जन 2021-25 में हुआ था। एंड हम कर रहे हैं पेपर 1। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 28 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एंड आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये वही क्वेश्चन पेपर है जिससे मेरा हुआ था जेआरएफ। मेरा निकला जेआरएफ 99.58 परसेंटाइल से। ठीक है। एंड कॉमर्स, ये मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स। तो कॉमर्स से अगर हैं आप तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलेगी। और आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो और आप अपने करियर के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी इस पेज पे आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो अब देखिए, ये वायरस के बारे में हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने किस अप्रोच से इन क्वेश्चंस को किया था, मैं वो यहाँ पर बता रही हूँ। और लास्ट वीडियो बिल्कुल भी ना देखना भूलें, उसमें भी यही सब चीजें आपको देखने मिलेंगी। ठीक है। वायरस के बारे में दे रखा है, इसमें मलवेयर टाइप आपको दिया है एंड उनकी डेफिनेशंस हैं। पॉलीमॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, ट्रोजन एंड वॉर्म। तो इनमें से सिर्फ मैं दो के बारे में जानती थी जब मैंने एग्जाम दिया था, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म। तो वॉर्म के बारे में मुझे पता था कि वो कॉपी करता है ना, कॉपी करता है। ट्रोजन हॉर्स के पास में मुझे पता था कि वो हिडन हार्मफुल है, हिडन हार्मफुल है। तो ये कीवर्ड्स मैंने याद किए हुए थे। तो मुझे सी का तो फर्स्ट पता चल गया। लेकिन वॉर्म में क्या है, देखिए, कॉपी, कॉपीज एंड कंप्लीटली रीराइट इटसेल्फ, एक तरीके से ये भी कॉपी है। ठीक है। तो ये बड़े सिमिलर है, पॉली, मेटा और वॉर्म। तो ये मैंने इसको कॉपी, ये मुझे ये थोड़ा सा यूजर इंटरेक्शन का पता था, विदाउट यूजर इंटरेक्शन इसका पता था। तो इससे मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि डी का थर्ड होगा। एंड सी का, क्योंकि हम जो रिवीजन करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है और वो रिफ्लेक्ट करता है जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। ठीक है। ये सी का सेकंड एंड डी के थर्ड से मुझे पता चल गया कि ये है, और इसमें ऑप्शन भी इस तरीके से मुझे मिल गया था। बाकी अब देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है। ये चेंज इट्स सिग्नेचर विद ईच कॉपी मेड ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। ठीक है ना, इसमें सिग्नेचर से आप ध्यान रख सकते हैं। एंड मेटामॉर्फिक वायरस क्या है, मेटामॉर्फिक वायरस है कंप्लीट रीराइट इटसेल्फ, रिप्लिकेट, समटाइम चेंजेस इट्स बिहेवियर। कंप्लीटली रीराइट, रीराइट से आप इसको कीवर्ड्स को ध्यान रख सकते हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी में, क्योंकि हर 6 महीने में पेपर होता है, रिवीजन आपका बढ़िया रहता है, करते रहते हैं। लेकिन कुछ छूट जाता है जो अगली बार आपको करना होता है। तो इसके हमारा आंसर बन रहा है थर्ड, जिसमें कि ये अभी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्टडी मीन टू डिस्कवर वेदर वेरिएबल कोवरी, मतलब एक दूसरे का रिलेशन, रिलेट्स टू। यहाँ सिर्फ कोरिलेशन है जो रिलेशन बताता है ना, दो वेरिएबल्स के बीच में। तो ये वही पूछ रहा है, वेदर कोवरी रिलेटेड है या नहीं वेरिएबल्स, तो वो कोरिलेशन बताएगा। रिग्रेशन क्या करता है, यही एक टॉपिक होता है रिग्रेशन का। रिग्रेशन क्या करता है, इससे तो रिलेशन बता दिया, लेकिन ये उस रिलेशन के बेसिस पे आगे की प्रोडिक्शंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पीडीई से, है ना, एनवायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट, जो कि 2008 में आया था। अब इसके ये 8 पॉइंट्स हैं, ये सारे नेशनल मिशंस थे इसके, नेशनल एक्शन प्लान के। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया, एनर्जी एफिशिएंसी, मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल सोलर मिशन। ये दे रखा था, अब इसमें से हमें ये ढूंढना है। तो बी है आपका, सी है एंड मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। एयर एंड ओजोन के बारे में इसमें कोई बात नहीं हुई है, तो आपका हो गया बीसीई। ये 8 पॉइंट्स अगर आपके पास नहीं है, आपने कोई बैच नहीं लिया हुआ है किसी से, और सिर्फ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप इनको फटाफट से नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। When two proposition with the same subject and predicate term agree in quality but differ in quantity। क्वांटिटी किया, कहीं पर नो लिखा है, सम लिखा है। ठीक है। अब ये वाली क्वेश्चन है कॉन्ट्री, सब कॉन्ट्रीज, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सब आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में पढ़ा है। तो ये जो जिसके बारे में बात कर रहा है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें ऐसी बात तो कोई इसमें थे नहीं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, तो कॉन्ट्रा कॉरेस्पॉन्डिंग। अ सेट ऑफ रूल्स, रूल है गवर्निंग यूज विजुअल लिंग्विस्टिक साइंस विच अ पर्टिकुलर कल्चर इज रेफर्ड। ये कोड होगा, क्योंकि इसमें से किसी भी वर्ड को आप सेट ऑफ रूल गवर्निंग द यूज ऑफ विजुअल, इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे किसी भी वर्ड से, तो वो कोड्स हैं। नेक्स्ट है आपका ये रीजनिंग से क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन मार्क, ये वाला आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर क्या आने वाला है। तो ये मेरे को इस नंबर्स में क्या रिलेशन दिखा, देखिए ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, 3 का क्यूब, नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। तो इस बार 7 के क्यूब की नंबर है, तो 7 का क्यूब होता है 343। ये पैटर्न इसमें मुझे दिखा, इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट पर चलते हैं 35 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये सितंबर में भी आया था इस तरीके का। ठीक है, आप देख सकते हैं सितंबर 2024 में भी आया था, मैंने ये क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो केमिकल में क्या है, पीएच है, हार्डनेस है, डीओ है, डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोलॉजिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन ई भी है। तो ये वाले पार्ट्स है। टर्बिडिटी नहीं है। टर्बिडिटी क्या है, स्कैटर लाइट, मतलब इसकी ओपेक ह्यू या फिर ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंट है, वो कैसा है वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन है 617 मीन्स स्वीट एंड हॉट, 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट। देखिए स्वीट और स्वीट इसमें कॉमन है, तो इससे मुझे पता चलता है कि स्वीट का कोड मुझे यहाँ से मिल सकता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 7 कॉमन है, तो स्वीट का कोड मुझे यहाँ से 7 मिला है। ठीक है, अब क्या हमें कॉफी इज हॉट का बताना है, तो कॉफी इज, कॉफी इज, कॉफी इज, तो ये 35 होगा। 35 किस में है, 35 यहाँ नहीं है, और इसमें भी है लेकिन साथ में, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है। तो मेरा ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे मैं चलती हूँ। आगे मेरे पास क्या है, टी इज हॉट, तो टी एंड टी इसमें कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो इज का ऑप्शन क्या है 3। एंड बचा, अब मेरे पास क्या बचा, हॉट, हॉट और हॉट, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6, 6 एंड 6, तो हॉट के लिए क्या है 6। तो अब हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉफी के लिए बचा 5, इज का है 3 एंड हॉट का है 6, ये फाइंड किया तो हो गया 536। ठीक है, इस तरीके से ये इजी होता है निकालना, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आती, हो ही जाता है, मतलब सीखने में कोई बड़ा नहीं है। द प्रीवियस नॉमेनक्लेचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले क्या कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये कहते थे, इसमें कुछ डिफिकल्टी थी नहीं, कुछ नहीं सोचना पड़ा इसके लिए। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर, इट कैन ट्रेवल। अब देखिए अगर आपके उसको ये बोट वाले क्वेश्चन के अगर आपको बेसिक्स नहीं आते ना, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेसिक्स करके जाने जरूरी है इसके, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। इसमें क्या है, बोट है और उसको मैं मान लेती हूँ एक्स, स्पीड ऑफ बोट मान लेती हूँ, और फिर दूसरी स्ट्रीम हमें पता होनी चाहिए वाटर की, तो वो होती है वाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मैंने माना है वाई। ठीक है, एक्स और वाई, तो ये मेरा 10 है। और ये देखिए, अभी देखते हैं आगे, इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 26 किलोमीटर डाउन लिख लिया मैंने कीवर्ड, 14 किलोमीटर अप, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, टाइम क्या है सेम है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की मुझे ये वाई का निकालना है। ठीक है, तो डाउन के लिए क्या होता है, डाउन के लिए स्पीड हमारी, जब हम पानी के बहाव में ही जा रहे हैं, हमारी स्पीड हो जाती है तेज, तो एक्स प्लस वाई हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 26। कैसे होगा मैं अभी बताती हूँ इसे। ठीक है, और अपस्ट्रीम जब होता है, तो जब हम पानी के फ्लो अपोजिट जा रहे होते हैं, तो हमारी स्पीड हो जाती है कम, तो हम एक्स माइनस वाई करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब हमें क्या कहा है, टाइम होता है सेम, तो फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी, टाइम तो दोनों के लिए सेम है। अब T1 T2 मैंने इस तरीके से कर लिया, D1 S2 इस तरीके से कर लिया, और ये T1 तो सेम है, तो ये जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस क्या है 26, और ये है डाउन, तो यहाँ आएगा x प्लस वाई एंड माइनस इक्वल, दूसरा डिस्टेंस है 14, और यहाँ आएगा x माइनस वाई। अब सिर्फ मुझे y की वैल्यू पता है, सॉरी x की वैल्यू पता है 10, y की नहीं पता, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे लिए हो जाएगा थोड़ा मुश्किल। तो मैं क्या करूंगी कि x प्लस वाई को मैं मान लेती हूँ u, एंड x माइनस वाई को मान लेती हूँ मैं v। ठीक है, 26 अपॉन यू इक्वल्स टू 14 अपॉन वी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका रेशो निकाल पाएंगे। रेशो कैसे निकलेगा, इधर v आ जाएगा, इधर u आ जाएगा, इधर 14 और इधर 26, तो 2 7 टाइम्स है और ये 13। ठीक, ये मेरा आया। अभी मेरा देखिए u क्या है, x प्लस वाई, मेरा 13 आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, और मेरा जो x मुझे पता है 10 है, 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, तो y इज इक्वल्स टू मेरा 3 आ गया, 13 में से जब 10 माइनस होगा 3, यही बस मुझे निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए वुमेन वॉक 100 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, एक वुमेन यहाँ से स्टार्ट किया, इसके ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये क्वेश्चन करने हैं, आप मैप बना लीजिए इस तरीके से, ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। एक लेडी यहाँ से चली और 100 किलोमीटर जाके रुकी, इसमें लिखा है ना नॉर्थ, द शी टर्न टू हर लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ी इस तरीके से, देन वॉक 50 मीटर, अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में आ गई,
अपने तो चली 120, देन फाइनली शी टर्न टू हिज राइट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। सबसे जो इम्पोर्टेंट था इसमें खेल घुमाने वाला, यही मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे, क्योंकि मैंने इसको ऐसे समझ लिया, लेकिन ये तो इसका लेफ्ट था, लेकिन राइट में जाने के लिए यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वो राइट में 45 डिग्री जाएगा, तो वो इस तरीके से जाएगा, ना कि इस तरीके से। मैंने इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ पे वो आ गई अब। ठीक है, एंड फाइनली उसने अपने राइट में 45 डिग्री पे लिया, तो राइट उसका इधर है, लेफ्ट इधर है, तो राइट में इधर 45 डिग्री, मतलब इस तरीके से हमें समझना था। तो हमारा आंसर आया साउथ वेस्ट। ये साउथ है और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ fallacy in which an opponent's position is depicted as being more extremely unreasonable than is justified by what actually asserted। जैसे आजकल हम राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में हम नहीं, मैं नहीं करती, खैर टीवी में आता है जो दिखाते हैं, एक तरफ मशीन में आलू डालेंगे, दूसरी तरफ सोना निकलेगा, मतलब उसकी बात को पता नहीं कहाँ से क्या तूल से तार, या फिर वो कुछ शायद एक्चुअल भी ऐसी बातें करते हैं और लोग फिर उनकी क्लिपिंग कट कट कर करके कुछ ऐसी बातें कर देते हैं। तो उसे कहते हैं स्ट्रोमैन फालेसी, जो दूसरे की बात को एक्सट्रीम और अनरीजनेबल तरीके से जस्टिफाई करे। या फिर इसका एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं हम, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वेजिटेरियन, हम तो वेजिटेबल्स खाते हैं, हम वेजिटेरियन है, हम सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो दूसरा क्या कहेगा, अच्छा तो आप चाहते हैं कि सभी वेजिटेबल्स खाएं, तो मतलब उसकी बात का गलत मीनिंग। तो स्ट्रोमैन फालेसी में ये होता है। अब अपील टू पिटी क्या होता है कि इमोशन से, इमोशंस वाली बातें करके किसी को अट्रैक्ट करना या परचेज करने के लिए मजबूर करना। जैसे टीवी में एड्स आते हैं, इमोशनल अटैचमेंट माँ का एड आता है चिमटा से रिलेटेड। ठीक है ना। रेड हियरिंग क्या है, ध्यान भटकाना। जब कोई क्या होता है ना कि बच्चे जिद करते हैं तो माँ दूसरी बातें करने लगती है, अच्छा वहां चलें आज क्या, अच्छा इसे छोड़ो, वहां वो पार्क चलें क्या। तो भटकाने वाली बातें करना, अनरिलेटेड बातें करना, टॉपिक से अनरिलेटेड बातें करना, रेड हियरिंग। ठीक है, अपील टू पॉपुलस क्या है, पॉपुलस का मतलब यहाँ पे पॉपुलर से है, मतलब अगर कोई चीज ज्यादा पॉपुलर है तो वो सही है, ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो वो सही है, ये अपील टू पॉपुलर है, भेड़ चाल कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एमएस एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलों से सवाल आ गया। आप कंप्यूटर का सिलेबस आपने पूरा पढ़ा, ठीक है, फॉर्मूले पढ़े होंगे, जो ये अगर जॉब कोई कर रहा होगा एमएस एक्सेल वाली, उसको तो पता होगा, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला अगर आपने E2 में एंटर करा, E2 क्या है, ये ई है, टू है, ई और टू, ये यहाँ पर एंटर करा और फिर इसको कॉपी कर दिया सब में, तो क्या वैल्यू आएगी। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं सम वाले, सम, तो उनको कॉपी कर देते हैं ना, सम B2 C2 डैश ऐसे लगा के होता है, इक्वल टू लगा के ऐसे फॉर्मूला लगा देते हैं ना, और उसको कॉपी कर देते हैं। जैसे तुमने B2 C2 करा है, इन दोनों को बोला है प्लस करने का, तो फिर अगले में ये वाला ही ऑटोमेटिकली प्लस होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, अगर आपने इसको कॉपी मारा नीचे, तो B2 C2 ही का ही कैलकुलेशन इधर इधर बार बार आएगा। ठीक है, तो इसलिए हर बार आंसर है 60। यहाँ पर मैंने ज्यादा ही खिचड़ी कर दी, यहाँ पर जैसे 12 5 है तो 12 और 5 की स्टार है बीच में, तो मल्टीप्लाई 60 आंसर आएगा, और फिर कॉपी कर देंगे तो सब में 60 60 आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेज लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब ग्रीन हाउस का कंट्रीब्यूशन बताना ग्लोबल वार्मिंग में लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो ये है उसका सही पैटर्न। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर है आपका CH4 मीथेन, फिर है आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड, एंड फिर CFC11। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग टेक्निक दैट आर फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन। आपके सैम्पलिंग टेक्निक दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसमें आपका इसमें एसएस किया जाता है, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड और सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और इसमें बाकी आपके सारे बचे हुए सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा हिडन पॉपुलेशन, तो स्नोबॉल और की इन्फॉर्मेंट। स्नोबॉल में क्या होता है कि आपको एक के बारे में पता है, फिर ये आपको दो तक ले जाएगा, एक है तो अभी आपके पास दो पे आ गए, तीन हो गए,
3 हो गए टोटल। फिर ये दोनों जो है और किसी के बारे में बताएँगे अपने रिलेशन में या अपनी फ्रेंड सर्कल में या किसी में जिससे भी रिलेटेड हमें चाहिए, जैसे ड्रग एडिक्ट की बात कर रहे हो तो ये दोनों किसी और के बारे में बताएँगे, फिर 5 हो गए। फिर हम जो इन 2 के पास पहुँचे फिर ये किसी 3 के बारे में बताएँगे तो हमारे पास 8 हो गए। तो ये हिडन पॉपुलेशन है जो वैसे तो हमें मिल नहीं पाती। ऐसी की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग भी होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं, वो ही फिर किसी और के बारे में बताता है। तो ये बी और डी है और ये की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग जो वर्ड है ना, ये पीवाईक्यू 2024 में भी यूज़ हुआ था और ये एक उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था और ये आपके इसकी वीडियो है सितंबर 2024 की मेरे ही चैनल में, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये बी और डी इसके आंसर हो गए। स्ट्रेटिफाइड और सैंपल ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के हैं, प्रोबेबिलिटी टेक्निक या सैंपलिंग, ठीक है। अब क्या है, व्हेन अ कार पासेस यू ऑन द रोड एंड अपीयर टू श्रिंक एज इट गेट्स फर्दर अवे, मतलब कार है और जाती चली जा रही है, छोटी-छोटी होती चली जा रही है, ऐसे हम यहाँ यहीं पे खड़े होके उसे देख रहे हैं। तो व्हिच फिनोमेना परमिट यू टू रियलाइज दैट कार इज नॉट इन फैक्ट गेटिंग स्मॉलर, मतलब हमें ये पता है कि दूर जा रही है, स्मॉल दिख रही है लेकिन स्मॉल हो नहीं गई है एक्चुअल में, कार का साइज वही है। तो ये परपेचुअल कंसिस्टेंसी टॉपिक हमें बताता है। ट्रांसिटिविटी हम इंडिफरेंस कर्व में डिमांड में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ट्रांसिटिविटी क्या है कि कंज्यूमर अगर ए प्रोडक्ट को छोड़ के बी परचेज कर रहा है और बी को छोड़ के सी परचेज कर रहा है तो वो बिल्कुल ए के बाद सी को पसंद करेगा, मतलब ए और सी में डायरेक्ट रिलेशन, बी को बिल्कुल हटा ही दिया, ए से डायरेक्ट सी पे भी जा सकता है, तो वो ट्रांसिटिविटी है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यायिकाज वर्ड मीन्स, वर्ड का क्या मतलब है? यूनिवर्सल, पर्टिकुलर भी हो सकता है और कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। जाति, व्यक्ति, आकृति तीनों को माना गया है, ठीक है। इंडियन लॉजी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आ गया पैराग्राफ, फाइनली सब बच्चों को थोड़ी खुशी हो जाती है पैराग्राफ देख के। इसमें क्या है, आयुर्वेदा एडवोकेट्स, आयुर्वेदा किसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसको पढ़ना ही पड़ेगा एक बारी, ठीक है ना। आयुर्वेदा डिफाइन हेल्थ, health as a dynamic balance of internal environment that positively impact of sense organ mind and the self. Each individual is unique and has a unique specific mental physical constitution which define vulnerability to disease and scope for the achieving higher level of health. Ayurveda has also been at forefront of advocating, आगे advocating word, an approach to personalized medicine. तो पर्सनलाइज मेडिटेशन है तो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी होगा, ट्रीटमेंट में तो मेडिसिन होती है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ हेल्थ, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ हेल्थ वो कैसा है? अभी कहीं पढ़ा था क्या इसके बारे में पीछे? ऐसा कोई वर्ड नहीं आया, आगे पढ़ लेते हैं। एडवांसेस इन ह्यूमन जेनेटिक एंड मेडिकल जेनेटिक हैव heralded at the emergence of personalized approach, आ गया ना, टू मेडिसिन टुडे द टेलर मेडिसिन, टेलर का मतलब वही है कस्टमाइज, हर व्यक्ति के लिए अलग या हर बीमारी के लिए accordingly. Ayurveda point out the balance of the inner environment can be maintained only by establishing harmony with the external environment. Ayurveda proclaim that the human being is an epitome of the universe, represent of the macro, the same element of nature. Thus is Ayurveda developed an eco-conscious system of health care. आया, सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर कैसा है? इकोलॉजी कॉन्सियस, तो ये हो गया, ये वाला आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं, आयुर्वेदा से रिलेटेड टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इंटरनल एनवायरनमेंट अभी पढ़ा था, इनर एनवायरनमेंट, एस्टेब्लिशिंग हार्मनी विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यही पूछा है ना, इसको रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। 48 and 49. According to Ayurveda, the life cycle of each individual need to be carved out considering, इसमें क्या है, for the people of local the plant growing them the most suited, each individual has to crave a lifestyle, आ गया, consider geographically region as well as changing season, ये रहा particular geographical region का मतलब यहाँ पर particular region कह दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुटेबल टाइटल फॉर पैसेज वुड बी, आयुर्वेदा के बारे में है तो आयुर्वेदा को ही ले लिया है, ठीक है। ये आपके 50 क्वेश्चंस हो गए। आप जरूर बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर किया होते ये क्वेश्चन तो कितने मार्क्स आपके आते, या फिर अगर आपने ये पेपर किया है या दिया है दिसंबर 2024 में तो आपके कितने मार्क्स आए थे पेपर 1 में, प्लीज बताइएगा जरूर।
एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आपको कॉमर्स से रिलेटेड किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप पीजीटी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। एंड कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ बताइएगा, है ना? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़, प्लीज़। थैंक यू।